सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, स्थान कोंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं, विषय राजनीति विज्ञान, अध्याय 1 शीत युद्ध पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले कालखंड में हम समय अभाव के कारण शीत युद्ध पूरा नहीं पढ़ पाए थे। आज हम शीत युद्ध का पार्ट 2 पढ़ेंगे। आज की इस लेसन प्लान के अनुसार हमारे जो अध्यापन बिंदु है वो है गुट निरपेक्ष आंदोलन और नवीन अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। तो बच्चों, हम आज शीत युद्ध का पार्ट 2 पढ़ते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो बच्चों, गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय, जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में स्टडी करते हैं हम। सबसे पहले तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व की राजनीति दो प्रमुख गुटों के इर्द गिर्द घूमने लगी थी, अमेरिकी गुट और रूसी गुट। इन दोनों गुटों में शीत युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई थी। साथ ही सदियों की दास्ता से मुक्त हुए जो एशिया और अफ्रीका के देशों के सामने, जो अभी अभी गुलामी से मुक्त हुए थे, तो इनके सामने विश्व की अर्थव्यवस्था में एक विकल्प यह था कि वे दोनों में से किसी एक गुट के साथ संबद्ध हो जाए और उस गुट का पिछलग्गू बनकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व तथा अपनी स्वतंत्र पहचान खो बैठे और एक नए प्रकार की दास्ता का शिकार हो जाए। वहीं पर दूसरा विकल्प यह भी था कि वे अपनी स्वतंत्रता बनाए रखे, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में किसी गुट के साथ न होकर के, अर्थात गुट निरपेक्ष होकर स्वतंत्रता पूर्वक तथा निष्पक्षता से आचरण करें। भारत ने स्वतंत्रता के बाद दूसरा विकल्प गुट निरपेक्षता को अपनाया। गुट निरपेक्ष आंदोलन के निर्माण तथा विकास में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम देखेंगे तीसरी दुनिया, गुट निरपेक्ष नीति के समर्थक। तो सन 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन का आयोजन किया गया। इसमें 25 देशों ने भाग लिया और इस प्रकार गुट निरपेक्ष आंदोलन का आरंभ हो गया। इसमें कौन कौन प्रमुख नेता थे जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बच्चों, कभी कभी परीक्षा में आता है, इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसका प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था? तो आपको बताना है 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। और इसके कौन कौन से प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे, इसके सूत्रपात किन्होंने किया? तो आपको बताना है गुट निरपेक्ष आंदोलन के सूत्रपात में भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, बर्मा के यूनू, इंडोनेशिया के श्री सुकर्णो, मिस्र के नासिर तथा यूगोस्लाविया के मार्शल टीटू ने गुट निरपेक्षता की नीति को बढ़ावा दिया। वर्तमान में 120 देश जो है वो इस गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल है। बच्चों, अब हम देखेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ। बच्चों, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है गुट निरपेक्षता का अभिप्राय क्या है, लिखिए। तो आपको लिखना है किसी भी महाशक्ति के प्रभाव या नियंत्रण में न रहकर अंतरराष्ट्रीय प्रश्नों का निर्णय गुण दोषों के आधार पर करना। गुट निरपेक्षता कोई निष्क्रिय सिद्धांत नहीं है। चुप्पी साध कर बैठ जाने को गुट निरपेक्षता नहीं कहते। गुट निरपेक्ष रहते हुए भी एक देश अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक सक्रिय भूमिका निभा सकता है, जैसा कि भारत ने किया। वो किसी भी गुट में शामिल नहीं है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों, अब हम देखेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता संबंधित बातें।
तो सन 1961 में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत के कर्णधार पंडित जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर तथा मार्शल टीटो ने इस आंदोलन की सदस्यता के लिए 5 आधार स्वीकार किए। पहला, वह देश जो गुटनिरपेक्षता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर आधारित स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करता हो। वह देश जो उपनिवेशवाद से स्वतंत्र होने के लिए चलाए जा रहे आंदोलनों का समर्थन करता हो। वह देश जो किसी सैनिक गुट का सदस्य न हो। वह देश जिसने किसी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो। वह देश जिसने किसी बड़ी ताकत के साथ अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति न दी हो, तो वो राष्ट्र जो है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बनेंगे। अब हम देखेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन तथा उनकी संस्थाएं। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय विषयों एवं समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए गुटनिरपेक्ष में 2 प्रकार की संस्थाओं का जन्म दिया गया है। 2 प्रकार की संस्थाओं को जन्म दिया गया है, जिसमें पहला है समन्वय ब्यूरो और दूसरा सम्मेलन। समन्वय ब्यूरो, तो ये जो समन्वय ब्यूरो है वो गुटनिरपेक्ष देशों में निरंतर विचार विमर्श करने और कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिए एक उपयोगी संस्था है। समन्वय ब्यूरो का काम गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन के लिए कार्यक्रम को तैयार करना है। अब हम दूसरा देखेंगे सम्मेलन। तो गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन 2 प्रकार के होते हैं। पहला गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन और दूसरा शिखर सम्मेलन। अब हम देखेंगे कि गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन है। इस सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े सदस्यों के विदेश मंत्री भाग लेते हैं और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर विचार विमर्श करते हैं। सदस्यता प्राप्त इच्छुक देशों के आवेदन पत्रों पर विचार विमर्श और निर्णय लेते हैं ये लोग। अब हम देखेंगे शिखर सम्मेलन। तो शिखर सम्मेलन गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का सबसे बड़ा सम्मेलन है। यह सम्मेलन 3 वर्ष बाद होता है, जिसमें गुटनिरपेक्ष देशों के मुखिया या शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। इन शिखर सम्मेलनों के द्वारा विश्व राजनीति की विभिन्न समस्याओं पर गंभीरता से विचार विमर्श किया जाता है तथा उनके समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे भारत व गुटनिरपेक्षता की नीति। तो भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता या असंलग्नता की नीति को अपनाए जाने के कौन कौन से कारण हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहला कारण जो है गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाए जाने का भारत के द्वारा, वो है शीत युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों में गंभीर मतभेद प्रकट हुए। दोनों पक्षों में तीव्र तनाव, वैमनस्यता और मतभेद की इतनी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी कि वे दोनों एक दूसरे के विरुद्ध कटु वाग्बाणों और आरोपों की वर्षा कर रहे थे। एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने हो गए थे, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार प्रसार कर रहे थे, दुष्प्रभाव का प्रचार प्रसार कर रहे थे। यह कहना उचित होगा कि बारूद के गोलों व गोलियों से लड़े जाने वाले सैनिक संघर्ष के न होते हुए भी कागज के गोलों और अखबारों के लड़े जाने वाला परस्पर विरोधी राजनीतिक प्रचार का तुमुल संग्राम छिड़ गया। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इसी संग्राम को शीत युद्ध की संज्ञा दी जाती है। शीत युद्ध के इस वातावरण में 9 स्वतंत्र राष्ट्रों ने किसी भी पक्ष का समर्थन न करके पृथक रहने का निर्णय लिया।
तो शीत युद्ध से पृथक रहने की नीति को ही आगे चलकर गुट निरपेक्षता की नीति के नाम से जाना जाने लगा। अब दूसरा हम देखेंगे, भारत की विश्व शांति की इच्छा थी, इसलिए उसने गुट निरपेक्षता की नीति को स्वीकार किया। तो जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय संसार दो गुटों में बटा हुआ था, एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक तथा दूसरा रूसी ब्लॉक, और इन दोनों के मध्य में बहुत तनाव था। भारत इस तनाव को बढ़ाना नहीं चाहता था, अपितु यह चाहता था कि दोनों गुटों में मित्रता का वातावरण बने रहे। भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। 3 अक्टूबर सन 1960 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा था, शांति के बिना हमारे सभी स्वप्न मिट्टी में मिल जाते हैं, अतः हमें संसार से युद्ध के खतरों से और युद्धों के कारणों को मिटाना होगा। बहुत पहले भारत के एक महान पुत्र महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा बुद्ध ने कहा था कि सच्ची विजय वही है जिसमें सब समान रूप से विजयी हो और पराजय किसी की ना हो। आज वर्तमान में यही क्रियात्मक विजय है। अन्य कोई मार्ग तो कठिनाइयों की ओर ले जाने वाला है। अतः शांति की इस वास्तविक धारणा के कारण ही हम जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में दोनों पक्षों से अलग रहते हुए विश्व शांति को बनाए रखने का प्रयास किए। अब हम तीसरा देखेंगे, सैनिक गुटों से पृथक रहना। तो दक्षिण एशिया एवं एशिया और अफ्रीका के अनेक राष्ट्र नव स्वतंत्र हुए थे। ये सभी शोषित और गरीब देश थे और संभालने के लिए ये लोग समय चाहते थे, इसलिए वो किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे और वो किसी भी गुट में रहकर उनके चक्रव्यूह में फंसना नहीं चाहते थे और वो अपना विकास करना चाहते थे। अगर वो उनमें से किसी में शामिल हो जाते तो उनको अपनी समस्याएं सुलझाने का पूर्ण अवसर नहीं मिल पाता और ये सदैव के लिए उनके चंगुल में दबकर रह जाते। इसलिए ये जो गुट निरपेक्ष राष्ट्र थे उन्होंने सैनिक गुटों से पृथक रहना ही उचित समझा। चौथा देखते हैं हम, मनोवैज्ञानिक व्यवस्था भी थी जिसके कारण उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को स्वीकार किया, गुट निरपेक्षता को स्वीकार किया। नवोदित राष्ट्रों के गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने का प्रमुख कारण एक भावात्मक और मनोवैज्ञानिक व्यवस्था थी। वे केवल औपचारिक अर्थ में स्वतंत्र न हो बल्कि बड़ी शक्तियों के प्रभुत्व व प्रभाव के अवशेषों से एकदम मुक्त प्रतीत हो, ऐसा वो चाहते थे। उन्होंने महसूस किया कि वे गुट निरपेक्षता में अपनी आस्था की घोषणा करके किसी विशिष्ट प्रश्न या स्थिति के संदर्भ में अपना दृष्टिकोण निष्पक्ष रूप से रख सकते हैं। पांचवा, भौगोलिक स्थिति। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भौगोलिक दृष्टि से एवं अन्य दृष्टिकोण से भारत की अनोखी स्थिति है। भारत दक्षिणी पूर्वी एशिया से संबंधित है। यह दक्षिण एशिया से संबंधित और पश्चिमी एशिया से संबंधित है और ये जो है अपने आप पर निर्भर करता है कि आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हो। भारत सबके बीचों बीच में इस प्रकार से एशिया के मानचित्र में बीच में स्थित है कि सारे अंतरराष्ट्रीय मार्ग या इन देशों से जाने वाले मार्ग भारत से होकर गुजरते हैं। जब व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से सोचे
या प्रतिरक्षा की दृष्टि से सोचे तो भारत दक्षिण पूर्वी और पूर्वी पश्चिमी एशिया का केंद्र बन जाता है। इतिहास यह सिद्ध करता है कि भारत ने अन्य देशों को प्रभावित किया है और अन्य देशों ने भारत को प्रभावित किया है। अब हम छठवां देखते हैं गुट निरपेक्षता नीति को अपनाए जाने का, वो है स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा। तो गुट निरपेक्षता की नीति के माध्यम से अपने को स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते थे, दूसरों के संकेत पर नाचने के लिए बाध्य वो नहीं होना चाहते थे। अब हम सातवां देखते हैं आर्थिक कारण। तो गुट निरपेक्षता का एक अन्य आधार आर्थिक है। प्राय सभी गुट निरपेक्ष देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे और अब भी उनके रहन सहन का स्तर जो है वो नीचा है, तथा उनकी विदेश नीति का एक प्रमुख ध्येय था स्वभावतः त्वरित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तो इन कारणों के कारण भी भारत जो है गुट निरपेक्षता का स्वीकार करने के लिए तैयार हुआ। अब हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में गतिरोध को दूर करने तथा अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को उन्नत करने के लिए भारत की इच्छा, इसलिए भी वो जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन को स्वीकार किया। तो भारत को प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय प्रश्न अथवा घटना के औचित्य पर पूर्ण रूप से विचार करके राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अपना निष्पक्ष निर्णय देना चाहिए और दोनों गुटों के मतभेद को बढ़ाने के बजाय उनको दूर करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। इससे भारत में विश्व शांति की वृद्धि में जहां अद्वितीय योगदान होगा, वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास होगा और भारत का मान सम्मान बढ़ेगा। नैतिक दृष्टिकोण भी है, जिसके कारण हम जो है अंतरराष्ट्रीय गुट निरपेक्ष आंदोलन को स्वीकार किए। नैतिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो दोनों गुटों में से कोई ना कोई, दोनों गुटों में किसी न किसी प्रकार की कमी अवश्य है। दोनों गुट, अमेरिका हो या रूस, दोनों ही शस्त्रों का होड़ में लगे हुए थे, दोनों ही निरंतर अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ा रहे थे और दोनों ही गुट जो है विस्तारवादी की नीति में विश्वास रखते थे। अतः भारत ने नैतिक दृष्टिकोण से गुट निरपेक्ष रहना ही उचित समझा। अब हम देखते हैं गुट निरपेक्षता हमारे लिए दोनों गुटों से अलग है, किसी गुट में शामिल नहीं है, तो ये कायरता है या नहीं। तो इस पर हम विचार करेंगे कि गुट निरपेक्षता कायरता नहीं है। गुट निरपेक्षता का नीति का अर्थ है कि हम कायर नहीं है, अपितु एक प्रकार से स्वतंत्र और निष्पक्ष है, जो भारत के अद्वितीय साहस और शक्ति पर निर्भर है। रूस ने हंगरी और चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया तो भारत ने रूस का तीव्र निंदा किया। हालांकि रूस ने कश्मीर के प्रश्न पर सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग करके भारत की कई बार सहायता भी की है। इसी तरह से भारत ने अमेरिका की कई बार कटु आलोचना की है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को शस्त्र प्रदान करता है, जिनका प्रयोग सदैव भारत के विरुद्ध पाकिस्तान करता आया है युद्धों में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो गुट निरपेक्षता की नीति है वो कायरता नहीं है। बच्चों, अब हम देखेंगे वर्तमान परिस्थितियों में गुट निरपेक्षता का महत्व। तो वर्तमान परिस्थितियों में गुट निरपेक्षता का महत्व, गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों की वृद्धि के साथ ही साथ गुट निरपेक्षता की नीति को अधिकाधिक मान्यता प्राप्त हो रही है। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ में गुट निरपेक्ष देशों की इच्छा वो उत्पन्न हो रही है
उनकी आवाज जो है वो प्रबल हो रही है। विश्व में विश्व शांति के प्रयास प्रबल हो रहे हैं, विश्व शांति की इच्छा प्रबल हो रही है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रतिस्पर्धा गुटों में संतुलन, जो गुट प्रतिस्पर्धा थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, उनके बीच में संतुलन स्थापित करने और विश्व शांति को बनाए रखने में गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। विश्व के जो गुलाम राष्ट्र थे उनको गुलामी से मुक्ति कराने के लिए और रंग भेद नीति का विरोध करने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो निर्धन और पिछड़े देशों के आर्थिक विकास पर अत्यधिक बल दे रहा है। इस प्रकार ये जो आंदोलन है तीसरी दुनिया के आर्थिक विकास के लिए एक आशा की किरण है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के 7वें शिखर सम्मेलन में श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, हमारा संकल्प है कि दुनिया को भय, घृणा और अभाव से मुक्ति कराएंगे। विश्व में शांति, स्वतंत्रता और न्याय की रक्षा के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गुट निरपेक्षता मानव व्यवहार का दर्शन है। इसमें समस्याओं के समाधान के लिए बल प्रयोग के लिए कोई स्थान नहीं है। गुट निरपेक्षता का औचित्य कल भी उतना ही रहेगा जितना आज है। अब हम देखेंगे बच्चों नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। तो नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद के बंधनों में आई कमजोरी और अल्प विकसित देशों की राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रबल इच्छा के परिणाम स्वरूप सन 1970 के दशक में अंतरराष्ट्रीय राजनीति और अर्थशास्त्र में एक नई अवधारणा का उदय हुआ, जो नवीन अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे बच्चों कि ये नवीन अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, इसका क्या अर्थ है। तो नवीन अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा यह है कि नवोदित देशों के मन में यह इच्छा थी कि उनका आर्थिक विकास पूंजीवादी देशों की स्वेच्छा पर न हो, पूंजीवादी देशों की स्वेच्छा पर न रहे। बहुराष्ट्रीय कंपनी उन्हें कच्चा माल उत्पन्न करने वाला देश न माने, बल्कि विश्व की आर्थिक व्यवस्था का संचालन एक दूसरे की प्रभुसत्ता का सम्मान हो तथा कच्चे माल पर उत्पादक राष्ट्र का पूर्ण अधिकार हो। यह है नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। तो बच्चों विकासशील राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल है, क्योंकि ये जो विश्व के आधे से भी अधिक कच्चे माल पर उनका क्षेत्राधिकार है। औचित्यपूर्ण आर्थिक स्वाधीनता की स्थापना के लिए तीसरी दुनिया के राष्ट्रों ने नवीन अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण की मांग की है। विकासशील राष्ट्रों को नवीन अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण के पर्याप्त आशाएं हैं, क्योंकि वर्तमान विश्व आर्थिक अर्थव्यवस्था, इसका पुनर्निर्धारण उनके हितों के अनुकूल होने की संभावना है। तो अब देखेंगे बच्चों हम नवीन अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत सिद्धांत क्या क्या है। अभी हम नवीन अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाए जाने के कारण पढ़ रहे हैं, तो उसके क्या क्या सिद्धांत है। तो ये जो है गरीब देश थे और इनके पास खनिजों के भंडार है, जिनका उपयोग पूंजीपति लोग करते थे, बहुराष्ट्रीय कंपनियां करती थी। लेकिन अब ये जो अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, इसमें जो शामिल है ये जो तृतीय विश्व के देश है, उन्होंने अपने कुछ सिद्धांत बनाए हैं। तो उनमें जो है पहला सिद्धांत क्या है कि सभी खनिज पदार्थों और सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों पर किसी राष्ट्र के प्रभुसत्ता की स्थापना करना।
दूसरा, कच्चे माल की कीमत को घटाने या बढ़ाने की प्रवृत्ति का विरोध तथा कच्चे और तैयार माल की कीमतों में अंतर अधिक नहीं होना। तीसरा, विकसित देशों के साथ व्यापार की वरीयता का विस्तार। चौथा, विश्व मुद्रा व्यवस्था में सामान्यीकरण करना, अर्थात मुद्रा के मूल्य में उतार चढ़ाव को रोकना। चौथा, विकासशील देशों द्वारा उत्पादित औद्योगिक माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना। छठवां, विकासशील देशों और विकसित देशों के मध्य में तकनीकी उत्थान की खाई को पाटना। सातवां, विकासशील देशों पर वित्तीय ऋणों के भार को कम करना। आठवां, बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों पर समुचित नियंत्रण लगाना। तो बच्चों, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग के लिए कौन कौन से उत्तरदायी कारक है? तो नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग के लिए जो उत्तरदायी कारक है वो जो है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे, उनके सामने अपने आर्थिक विकास की समस्या आई। उनके आर्थिक विकास के लिए 3 मार्ग बताए गए। पहला, अंतरराष्ट्रीय ऋण, दूसरा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहायता और तीसरा अंतरराष्ट्रीय व्यापार। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दे। तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं? तो यहां पर हम देखते हैं विश्व आर्थिक प्रणाली की पुनर्रचना, संस्थात्मक परिवर्तन, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, गेट, विश्व आर्थिक संरचना के विकसित राष्ट्रों के हितों के संवर्धक है। अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और व्यापार में विद्यमान संरक्षणवादी प्रवृत्ति, प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण, बहुराष्ट्रीय प्रतिष्ठानों को नियंत्रित करना, ये नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के जुड़े मुद्दे हैं। अब देखेंगे बच्चों हम कि ये शीत युद्ध है, ये और भारत, हमारा देश भारत, दोनों के मध्य में किस प्रकार का वातावरण निर्मित हुआ, शीत युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो शीत युद्ध के दौरान भारत ने 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। पहले स्तर पर भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों के खेमेबंदी से अलग रखा। दूसरी ओर उसने उपनिवेशों के चंगुल से मुक्त हुए 9 स्वतंत्र देशों के महाशक्तियों के खेमे में जाने का पुरजोर विरोध किया। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति पलायनवाद की नीति नहीं थी, बल्कि समय समय पर शीत युद्धकालीन प्रतिद्वंदिता में अपना निष्पक्ष विचार रखने की नीति थी। इससे भारत को दोनों गुटों अमेरिका व सोवियत संघ से समय समय पर लाभ मिलता रहा। अब हम देखेंगे बच्चों कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना भी होती है। तो किन किन मुद्दों पर भारत के गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना की जाती है? तो पहली आलोचना यह की जाती है भारत की गुटनिरपेक्षता नीति की कि भारत की गुटनिरपेक्षता नीति जो है वो सिद्धांत विहीन है, और कहा जाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मामलों पर कोई भी एक ठोस निश्चित पक्ष लेने से बचता है। दूसरा यह बताया गया कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं रही। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात करता है, लेकिन कई बार भारत की स्थिति विरोधाभासी रही है।
महाशक्तियों के खेमे में शामिल होने पर दूसरे देशों की आलोचना करने वाले भारत ने स्वयं सन 1971 के अगस्त में सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। विदेशी पर्यवेक्षक थे, उन्होंने इस स्थिति को भारत का सोवियत खेमे में शामिल होना माना। भारत की सरकार का दृष्टिकोण यह था कि बांग्लादेश संकट के समय उसे राजनयिक और सैनिक सहायता की जरूरत थी और यह संधि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने से नहीं रोकती। संक्षेप में हम कहेंगे कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति ने शीत युद्ध को समाप्ति की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्र नीति के निर्धारण हेतु आज भी गुटनिरपेक्षता का औचित्य है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन मौजूदा असमानताओं से निपटने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतंत्र धर्मी बनाने के संकल्प पर टिका हुआ है। तो बच्चों, इस तरह से आज की हमारी यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी यह आज की क्लास पसंद आई होगी। इसे जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।